Hello everyone, welcome to the channel TutorBox. In today's class, I am going to discuss about vaccine pharmacovigilance. Okay, so in earlier classes, I already discussed few lectures regarding the pharmacovigilance. Now this is the new section about the vaccine pharmacovigilance. So the first question generated in our mind, what is vaccine pharmacovigilance? So these are the two terms, we can divide them. The first one is vaccine and the second one is pharmacovigilance. Okay. सो वैक्सीन क्या है? हम सभी जानते हैं कि वैक्सीन क्या है कि इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट है और वैक्सीन से हम क्या करते हैं, वैक्सीन जब भी इंट्रोड्यूस किया जाता है ह्यूमन बीइंग को, इससे क्या होता है, जनरली इससे किसी भी डिजीज का प्रिवेंशन होता है. एंड देन फार्माकोविजिलेंस इज रिलेटेड विद द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द मेडिसिनल प्रोडक्ट. क्लियर? आई ऑलरेडी डिस्कस द डिटेल डेफिनेशन ऑफ फार्माकोविजिलेंस. सो यहाँ पर आप देखिए कि वैक्सीन फार्माकोविजिलेंस की डेफिनेशन क्या है. So definition is what? The science and activity relating to the detection, assessment, understanding and communication of adverse event following immunization and to the prevention of untoward effects of the vaccine. Clear? So यहाँ समझिए कि ये क्या है, एक तरह से साइंस एंड एक्टिविटी. जो साइंस होगी और उसकी जो एक्टिविटी होगी वो किससे रिलेटेड होगी? सबसे पहले उनको डिटेक्शन करना होगा. सबसे पहले किससे क्या करना होगा? डिटेक्शन करना होगा, मतलब पता लगाना होगा कि कौन सा साइड इफेक्ट आया है. देन उस साइड इफेक्ट का क्या करना पड़ेगा? असेसमेंट करना पड़ेगा कि साइड इफेक्ट कितना ज्यादा है या कम है. देन उस साइड इफेक्ट के कारण को समझना होगा कि आखिर ये साइड इफेक्ट कितना घातक हो सकता है और क्यों आया है, इसकी क्या वजह रही है. देन उसका कम्युनिकेशन करना होगा. जो साइड इफेक्ट आया है, कि सपोज करिए किसी वैक्सीन पे देने के बाद में कोई साइड इफेक्ट आया है, जैसे कि बुखार आ गया है या फिर ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, तो इन सभी चीज़ों का क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेशन करना पड़ेगा फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, मतलब वैक्सीन देने के बाद में, एंड टू द प्रिवेंशन ऑफ अनटुवर्ड इफेक्ट्स ऑफ द वैक्सीन. एंड साथ ही साथ में क्या करना होगा? जो भी एडवर्स इवेंट आए हैं उनके प्रिवेंशन के लिए क्या क्या किया जा सकता है, वो सारे स्टेप्स उठाने होंगे. तो यही सब कुछ मिलकर क्या कहलाता है? वैक्सीन फार्माकोविजिलेंस कहलाता है. तो यहां पर देखिए कि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे जो कि वैक्सीन फार्माकोविजिलेंस के अंदर इंक्लूड होंगे. सो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? एलिमेंट्स टू कंसीडर व्हेन कंडक्टिंग अ वैक्सीन फार्माकोविजिलेंस. जब भी वैक्सीन का फार्माकोविजिलेंस किया जाएगा तो उसमें कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो कंसीडर किए जाएंगे. सो यहां पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है? सबसे पहले हमें वैक्सीन को समझना होगा. सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट इज वैक्सीन यूजुअली एडमिनिस्टर्ड टू द हेल्दी पीपल. तो जनरली आप याद रखिए, वैक्सीन हम जनरली क्या करते हैं? जो भी हेल्दी पर्सन होता है हम उसी को वैक्सीन देते हैं. अभी आप लोगों ने देखा ही है कि कोरोना का जो वैक्सीन लगा है तो वो किन लोगों को लगा है? जिन लोगों को, मतलब कि उस टाइम, जिस टाइम पर वैक्सीन लगा है उस टाइम पर उनको कोरोना नहीं हो रहा था, मतलब कि हेल्दी पर्सन थे. इसी तरह से हर एक कंट्री के अंदर वैक्सीनेशन का एक चार्ट होता है, तो वहां पर वैक्सीन जनरली किसको लगता है? हेल्दी पर्सन को लगता है. सेकेंड जो हमारा पॉइंट है, वैक्सीन मे बी एडमिनिस्टर्ड टू बर्थ कोहॉर्ट और टू द ग्रुप एट द हाई रिस्क फॉर डिजीज कॉम्प्लिकेशन. तो यहां पर देखिए वैक्सीन जनरली किसको एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, किसको दिया जाता है? टू द बर्थ कोहॉर्ट. बर्थ कोहॉर्ट मतलब कि एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, जिनका कि एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, स्पेसिफिक पॉपुलेशन, उनको दिया जाता है, या फिर टू द ग्रुप एट द हाई रिस्क ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन, मतलब ऐसी पब्लिक को दिया जाएगा जो कि क्या होगा? हाई रिस्क होगी उस डिजीज के लिए. जैसे कि सपोज करिए कि कोरोना किसी एरिया में फैल रहा है तो वहां पर जो पब्लिक होगी वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर होगी. सिमिलरली अगर कोई और डिजीज फैल रही, जैसे कि सार्स हो गया या फिर एंथ्रेक्स हो गया, तो जो भी डिजीज है वो हाई रिस्क अगर उस एरिया में है तो वहां पर वैक्सीन जनरली दिया जाता है. देन सब पॉपुलेशन, नेक्स्ट पॉइंट, सब पॉपुलेशन मे बी मोर ससेप्टेबल फॉर द सर्टेन AEFI. AEFI मीन्स क्या होता है? एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन. एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन मतलब कि एडवर्स इवेंट जो आए हैं वैक्सीन देने के बाद में. तो यहाँ पर जो और सब पॉपुलेशन से मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि छोटे बच्चे हो गए या बूढ़े लोग हो गए या फिर किसी एरिया के स्पेसिफिक लोग हो गए, तो दे आर मोर ससेप्टेबल.
उन पर्टिकुलर लोगों को क्या हो सकता है कि कुछ वैक्सीन देने के बाद में एडवर्स इवेंट आ सकते हैं। तो जैसे कि बच्चे हो गए या बूढ़े हो गए या प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, तो इस तरह की जो सब पॉपुलेशन है वो एडवर्स इवेंट के लिए क्या हो सकता है, उनमें ज़्यादा रिस्क हो सकती है। आपने अभी देखा भी होगा कि जो कोरोना का वैक्सीन लगा है वो सबसे लास्ट में जो है प्रेग्नेंट वुमेन को लगा है और फिर बाद में अब बच्चों के लिए बन रहा है। ओके, now the next one is the age at the time of immunization may coincide with the emergence of some age related disease। तो यहां पर देखिए क्या हो सकता है कि जिस एज में हम वैक्सीन दे रहे हैं, जिस एज में हम वैक्सीन दे रहे हैं वो क्या हो सकता है, मे कोइंसाइड विद द इमरजेंस ऑफ सम एज रिलेटेड डिजीज। वैक्सीन देने के साथ साथ ही क्या होगा, अगर कुछ एज रिलेटेड डिजीज होगी, मान लो कि कोई डिजीज है छोटे बच्चों को ही होती है, तो वो क्या कर सकता है कि जो एडवर्स इवेंट आता है इम्यूनाइजेशन के बाद में उसी एज में, उस छोटी एज में, ठीक है, और वैक्सीन भी दिया है उसी एज में, तो ये एज जो है वो क्या हो सकती है कि इम्यूनाइजेशन में कोइंसाइड कर सकती है। सो it creates some hurdle to detect that the particular adverse event is just because of vaccine or it is just because of age related other infection। clear? तो ये वैक्सीन की वजह से हुआ है या किसी और एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन की वजह से हुआ है। नाउ इम्यूनाइजेशन विद सर्टेन वैक्सीन इज अ मैंडेट इन द सम कंट्री। देखिए अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग चार्ट होता है, अलग अलग वैक्सीन के लिए कंट्री जो है वो फॉलो करती हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, ताकि वहाँ पर वो स्पेसिफिक डिजीज़ ना फैले। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई या एशियन कंट्रीज़ हो गई, तो यहाँ पर वैक्टन बॉर्न डिजीज़ काफ़ी हो जाती हैं। तो वैक्टन बॉर्न डिजीज़ से रिलेटेड अगर कोई भी डिजीज़ होती है तो उन पर एशिया और अफ्रीकन कंट्री में उसके लिए स्पेशल गाइडलाइन बनाएगी ताकि उनके लिए वैक्सीन लिया जा सके। Then benefit of immunization may not be immediately visible, particularly if target disease incidence is low। तो अब यहाँ पर देखिए कि क्या होगा कि जैसे जो भी वैक्सीन हम दे रहे हैं उसका वैक्सीन देने का बेनिफिट एकदम हाथों हाथ और इमीडिएटली नहीं मिलेगा। इस कौन से केस में नहीं मिलेगा, जबकि जो जिस डिजीज के अगेंस्ट में हम दे रहे हैं वो काफ़ी कम लोगों में फैली हुई हो। क्लियर? बट जैसे आपने कोरोना के केस में देखा, तो कोरोना तो काफ़ी पूरे वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक है, काफ़ी जगह फैला हुआ है, हर एक कंट्री में फैला हुआ है, तो यहाँ पर उसका असर जल्दी देखने को मिला हमें, ठीक है। बट कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जो डिजीज़ काफ़ी कम लोगों को और उसके अगेंस्ट में हम वैक्सीनेशन करें तो उसका जो इफेक्ट है वो हमें ज़रूरी नहीं कि बहुत इमीडिएटली मिल जाए, उसमें टाइम भी लग सकता है। देन ड्यू टू लो एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क, intensive investigation of serious AEFI even if rare is necessary। तो अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि ड्यू टू लो एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्क, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी पर्सन जो है रिस्क नहीं लेना चाहता और क्योंकि उसकी हेल्थ से रिलेटेड होगी, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी छोटा से छोटा एडवर्स इवेंट भी उस पर्सन ने फेस किया हो, चाहे वो रेयरेस्ट टू रेयर हो, तो भी उसका क्या करना पड़ेगा, हमें इन्वेस्टिगेशन उसकी करनी पड़ेगी। इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी। क्लियर एवरीवन? नाउ नॉन सीरियस AEFI, नॉन सीरियस एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन शुड बी केयरफुली मॉनिटर्ड बिकॉज दे मे सिग्नल अ पोटेंशियल लार्ज प्रॉब्लम विद वैक्सीन। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो भी नॉन सीरियस काइंड ऑफ एडवर्स इवेंट आफ्टर इम्यूनाइजेशन, फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन हुए हैं, उनको भी क्या करना चाहिए, सीरियसली मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि वो एक सिग्नल दे रहे हैं कि उसकी वजह से ही ये जो छोटा सा सिग्नल आया है, छोटा सा एडवर्स इवेंट आया, ये कहीं बड़े डिजीज के लिए इंगित कर रहा है। वो कुछ बता रहा है कि इससे हो सकता है कि कोई बड़ी डिजीज हो जाए या बड़ा एडवर्स इवेंट हो जाए। क्लियर एवरीवन? Now looking on the next point, appropriate method are needed to detect, assess any potential association of serious, rare, delayed adverse event। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वैक्सीन फार्माकोविजिलेंस में हमें क्या करना चाहिए, अप्रोप्रिएट मेथड्स का यूज़ करना चाहिए ताकि क्या हो, हम डिटेक्ट कर सकें जो भी पोटेंशियल एसोसिएशन ऑफ सीरियस साइड इफेक्ट हो या रेयर साइड इफेक्ट हो और डिलेड एडवर्स इवेंट जो काफ़ी टाइम बाद आए एडवर्स इवेंट, तो हमें उसका पता लगा सके ताकि, तो इसमें
कहने का मतलब ये है कि जितने भी मेथड हैं फार्माकोविजिलेंस के लिए, वैक्सीन के फार्माकोविजिलेंस के लिए, वो हमें यूज़ करने चाहिए और नए नए मेथड जो हैं इवॉल्व करने चाहिए, ताकि जो छोटे से छोटे एडवर्स इवेंट हो या उन एडवर्स इवेंट का किसी ड्रग के साथ कोई एसोसिएशन हो तो उसका हम पता लगा सकें। क्लियर? देन दिस पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट। कंसिडरेशन ऑफ डी चैलेंज री चैलेंज डिफर फॉर वैक्सीन कंपेयर टू अदर मेडिसिन। देखिए, मैं ऑलरेडी आप लोगों को एडवर्स इवेंट बता चुका हूँ, हाउ टू मॉनिटर द एडवर्स इवेंट। वहाँ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि डी चैलेंज एंड री चैलेंज क्या होता है, डी चैलेंज एंड री चैलेंज क्या होता है। बट ये हम ड्रग के केस में कर सकते हैं। ड्रग के केस में क्या कर सकते हैं, डी चैलेंज भी किया जा सकता है और री चैलेंज भी किया जा सकता है। री चैलेंज का मतलब क्या हो गया कि दोबारा से वो एडवर्स इवेंट कोई आया और दोबारा से वही ड्रग देके दोबारा से देखा गया। बट यहाँ वैक्सीन के केस में देखिए, हम री चैलेंज तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वैक्सीन के केस में क्या होता है, वैक्सीन जनरली वन टाइम और 2 टाइम दिया जाता है, ठीक है। और अगर वैक्सीन देने के बाद में कोई एडवर्स इवेंट आ रहा है तो डी चैलेंज और री चैलेंज करना बहुत ही रेयर है। तो री चैलेंज तो हम कर ही नहीं सकते और डी चैलेंज भी बहुत ही रेयरली किया जाता है और ना के बराबर किया जाता है। तो यहाँ पर डी चैलेंज और री चैलेंज जो है वैक्सीन के लिए नहीं किया जाएगा। ओनली इट इज़ पॉसिबल फॉर अदर मेडिसिनल प्रोडक्ट लाइक टैबलेट हो गई, कैप्सूल हो गया या फिर पेरेंट्रल्स हो गए अदर, तो उनके लिए हम कर सकते हैं। बट जनरली वैक्सीन के लिए प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि सीरियस इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हो सकती है। क्योंकि एक बार अगर वैक्सीन देने के बाद में किसी पर्सन में सीरियस एडवर्स इवेंट आ रहे हैं तो दोबारा से हम सेम वैक्सीन उसको नहीं देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्यूनोलॉजिकल थ्रेट पैदा हो जाएंगे। नाउ वैक्सीन आर ऑफन एडमिनिस्टर्ड concomitantly with other vaccine making casual attribution to a specific vaccine difficult। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आप लोगों ने देखा है कि हम जो बचपन में टीके लगाए जाते हैं, वैक्सीन लगाए जाते हैं, तो वो क्या होता है, काफ़ी सारे वैक्सीन साथ में लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे पेंटा वैक्सीन लगाया गया और उसके साथ में और भी वैक्सीन लगाए गए। तो यहाँ पर अगर 1 या 2 वैक्सीन साथ में लगाए गए हैं तो ये जानना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि जो पर्टिकुलर एडवर्स इवेंट आ रहा है वो एडवर्स इवेंट वैक्सीन नंबर 1 की वजह से है या वैक्सीन नंबर 2 की वजह से है। सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। क्लियर? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लाइव वैक्सीन कैन लीड टू अ डिजीज caused by the attenuated organism in the vaccine. This should be differentiated from coinciding natural infection. Clear? तो क्या कह रहे हैं यहाँ इस बात में, यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी लाइव वैक्सीन होते हैं, कि वैक्सीन के टाइप्स में ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ कि लाइव वैक्सीन भी होते हैं, ठीक है, और किल्ड वैक्सीन भी होते हैं। तो लाइव वैक्सीन में क्या होता है, अटेन्यूएटेड वायरस या बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। तो अटेन्यूएटेड में वायरुलेंस उसकी किल कर दी जाती है। बट कभी कभी कुछ बैचेस में अगर उसकी वायरुलेंस प्रॉपर किल नहीं हुई हो तो उस केस में क्या हो सकता है कि जो भी पर्सन उस वैक्सीन को लेगा तो उस पर्सन के अंदर क्या हो सकता है, उस वही डिजीज हो सकती है जिसके अगेंस्ट में उसने वैक्सीन लिया है। तो जो लाइव वैक्सीन है उसमें थोड़ा बहुत थ्रेट हो सकता है। तो यहाँ पर यही चीज़ कही जा रही है कि जो लाइव वैक्सीन है वहाँ पर अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसका पता कैसे लगेगा कि जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है और जो वैक्सीन की वजह से इन्फेक्शन है उसमें डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? जो नेचुरल इन्फेक्शन है, सपोज करिए कोई बैक्टीरियोलॉजिकल डिजीज़ है जैसे कि निमोनिया है और उसी से रिलेटेड कोई वैक्सीन लगा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ उस केस में जो वैक्सीन की वजह से हुआ है और जो नेचुरल हुआ है उसको डिफरेंशिएट करना जरूरी। तो इसके लिए साइंटिस्ट अपने मेथड इजाद कर रहे हैं। देन वैक्सीन आर कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में इंक्लूड एंटीजन, लाइव ऑर्गेनिज्म, एडजुवेंट, ठीक है, लाइव ऑर्गेनिज्म, एडजुवेंट, प्रिजर्वेटिव। ईच कंपोनेंट में हैव अ यूनिक सेफ्टी इम्प्लीकेशन। तो वैक्सीन देखिए, वैक्सीन के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें मिलाते हैं। सबसे पहले हम एंटीजन मिलाते हैं या फिर लाइव ऑर्गेनिज्म मिला देते हैं या एडजुवेंट और प्रिजर्वेटिव, ये दोनों भी मिलाए जाते हैं। जैसे कि कोरोना के वैक्सीन में हमने एलम का जो है एडजुवेंट मिलाया और प्रिजर्वेटिव भी मिलाया जाता ताकि उनको प्रिवेंट किया जा सके, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। तो ये जितनी भी चीज़ें हम मिला रहे हैं, जितने भी कंपोनेंट हम वैक्सीन में बनाने में जब हम मिक्स कर रहे हैं
तो इन सभी जो कंपोनेंट, ये सारे जो कंपोनेंट हैं, इन सभी की यूनिक सेफ्टी इंप्लीकेशन होती है। क्या ये जो मिलाए गए एडजुवेंट हैं, प्रिजर्वेटिव, इनके कोई एडवर्स इवेंट आ रहे हैं तो उसको भी देखा जाएगा। तो इसके लिए यूनिक सेफ्टी इंप्लीकेशन यूज की जाएगी ताकि जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनके एडवर्स इवेंट को डिटेक्ट किया जा सके। क्लियर एवरीवन? न्यू वैक्सीन आर increasing based on new production and administration technology necessitating safety monitoring system। देखिए डे बाय डे जो है आप देख ही रहे हैं कि कोरोना कितना बड़ा पेंडेमिक है और वैक्सीन बनाने के लिए कितना फास्ट प्रोसीजर यूज किया गया और नई नई टेक्नोलॉजी लाई गई। ठीक है, कोरोना के टाइम ही सबसे पहले डीएनए वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, आरएनए वैक्सीन इंट्रोड्यूस किए गए, इनको यूज में लाया गया अलग अलग टेक्नोलॉजी से जो कोरोना का वैक्सीन बनाया गया। तो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी जो है नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी आती जा रही है और वो इंक्रीज हो रही है। तो इन सभी नई टेक्नोलॉजी के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकी सेफ्टी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। जो इनकी जो सेफ्टी है वो भी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी तो एडवांस है, बट क्या कहीं इस टेक्नोलॉजी की वजह से कोई एडवर्स इवेंट ना आ जाए फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। क्लियर एवरीवन? नाउ अंडरस्टैंड अनदर पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन मोड एंड एक्सटेंट use of vaccine, it may elicit degree of herd immunity to specific disease. When assessing the risk benefit of vaccine, herd immunity effects as well as individual protection need to be taken into account. Clear? तो यहाँ पर कितने ज़्यादा जो है वैक्सीन का यूज़ किया गया है, अगर काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन का यूज़ किया गया है तो हर्ड इम्यूनिटी जनरेट हो सकती है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर द जनरेशन ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी पब्लिक में आ जाएगी, जैसे कोरोना का वैक्सीन है, बट इसमें भी साइंटिस्ट डिस्कवर ही कर रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी जनरेट हुई है या नहीं हुई है। बट क्योंकि कोरोना का जो वायरस है काफ़ी ज़्यादा जो है वो म्यूटेशन कर रहा है, ठीक है, और अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको बदल रहा है, बार बार अपने नए वेरिएंट ला रहा है। सो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट इन द केस ऑफ कोरोना टू जनरेट द हर्ड इम्यूनिटी। बट काफ़ी सारी डिजीज़ में जब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हम वैक्सीन को यूज़ कर लेते हैं, जैसे हम इंडिया की पॉपुलेशन 130-40 करोड़ है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है, अगर 100 करोड़ लोगों को भी वैक्सीन लग गया है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हर्ड इम्यूनिटी जनरेट हो गई। और हर्ड इम्यूनिटी की जनरेट होने से क्या होगा, देयर इज अ लेस कॉन्सिक्वेंस फर्दर प्रोपोगेशन ऑफ द डिजीज। फर्दर जो है बाद में और ज़्यादा डिजीज बढ़ने के चांसेस नहीं है, अगर जो वायरस और बैक्टीरिया जिसकी वजह से डिजीज है वो अपना जो वेरिएशन ना करे। क्लियर? देन ये सब जो फार्माकोविजिलेंस है, वैक्सीन का फार्माकोविजिलेंस, यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना जरूरी है। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन इज चैलेंजिंग। क्लियर? Despite strong evidence that a serious adverse event is not related to immunization, perception of harm may persist and may potentially impact negatively on immunization of the population। देखिए काफ़ी ज़्यादा जो वैक्सीन देने के बाद में इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर आ चुका है, और कोई भी वैक्सीन हो वो देने के बाद में उससे की जो सेफ्टी होती है उससे रिलेटेड जो है काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर और एविडेंस आ जाते हैं, तो इसका कम्युनिकेशन अच्छी तरह से हो जाता है। बट फिर भी जो है उसकी जो सेफ्टी है, अगर ये प्रूव हो चुका है कि जो एडवर्स इवेंट आया है वो वैक्सीन की वजह से नहीं आया है, क्लियर, फिर भी क्या होता है साइंटिस्ट कम्युनिटी के अंदर और जो पब्लिक है उसमें ऐसा होता है कि जो एडवर्स इवेंट आया है, सपोज करिए क्लॉट ही बना है या किसी की कार्डियोवास्कुलर इवेंट की वजह से डेथ हो गई है, नॉर्मल डेथ भी हुई है कार्डियोवास्कुलर, बट वैक्सीन देने के बाद हुई है, तो हमेशा ऐसा लगता है कि वो जो इवेंट हुआ है वो वैक्सीन की वजह से हुआ है। और अगर ऐसी न्यूज़ अगर काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, पब्लिक वैक्सीन लेने से डरती है। तो देखिए हो क्या रहा है बेसिकली, अगर हम कोरोना की बात करें तो इंडिया में काफ़ी लोगों ने अच्छी तरह से वैक्सीन लिया, बट यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज़ में क्या हुआ, वहाँ काफ़ी कम लोगों ने जो है, जितनी वहाँ पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में काफ़ी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया, क्योंकि उनको ऐसा डर था कि वैक्सीन लेने के बाद में कुछ एडवर्स इवेंट ऐसे हो सकते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन ये होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर?
अगर ये नहीं होगा तो जो पब्लिक होगी वो वैक्सीन लेने से डरेगी और वो वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा, और अगर वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा तो फर्दर डिजीज़ के स्प्रेड होने का बहुत बड़ा खतरा रहेगा। क्योंकि अभी आज अगर हम देखें नवंबर 2021 में, आज की तारीख में अगर हम देखें तो जो कोरोना की वजह से जो नया वापस थर्ड जो वेव जो उसकी आने का जो पॉसिबिलिटी बन रही है, वो इसी वजह से हो सकता है कि जो पब्लिक में जो डर था वैक्सीन को लेकर, ठीक है, उसके एडवर्स इवेंट को लेकर, उसकी वजह से जिन्होंने भी वैक्सीन नहीं लिया है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो नया वेरिएंट है बोत्सवाना वेरिएंट, ठीक है, उससे जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है। सो आई होप यहाँ पर आप लोगों को वैक्सीन फार्माकोविजिलेंस समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर हम नेक्स्ट लेक्चर में वैक्सीन फेलियर के बारे में डिस्कस करेंगे कि वैक्सीनेशन जो है उसका फेलियर क्यों हो रहा है। सो अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूज़फुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। जय भारत, जय हिंद।